तो आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी, बायो मतलब जीव, जीव या जैव, ठीक है ना। जीव को ही थोड़ा बदल के कह दिया जैव। और उसके बाद क्या हुआ? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में क्या पढ़ते हैं हम? टेक्निक, तकनीक की सहायता से, तकनीक की सहायता से जीवों को प्रयोग किया जाता है तकनीकी रूप से, और फिर क्या होगा? उनको मानव के हित में काम में लिया जाता है। लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए, कुछ समस्याएं खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक में पढ़ेंगे कैसे हम लोग। देखो, कभी देखा होगा ना ऐसा टमाटर, मतलब एक होता है, कभी खरीदे होंगे ना टमाटर वगैरह, गए हो सब्जी वाले की दुकान पे? ठीक है, फिर तो सब्जी वाले कई बार ऐसे बोलते हैं कि दो तरीके के टमाटर होते हैं, एक लोकल, एक देसी टमाटर है और एक वैरायटी टमाटर है, ठीक है। तो देसी टमाटर तो जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। हाँ, टेस्ट उसी में ज्यादा आता है, ये बात सही है, ठीक है। अब मीठा तो खैर क्या टमाटर, पर हाँ उसमें टेस्ट आ जाता है, वो खट्टापन आ जाता है उसमें। सब्जी वगैरह सब उसी की अच्छी बनेगी, सूप वगैरह में वही अच्छा लगता है। लेकिन एक दूसरा बोलते हैं वैरायटी टमाटर है साहब। वैरायटी टमाटर का जो सोल होता है, मतलब जो बाहर का कवर होता है, वो बहुत हार्ड होता है, मोटा होता है, और कई बार वो फूटता नहीं है इतनी जल्दी से, पिलपिला नहीं होगा एकदम से, है ना। खराब भी नहीं होगा जल्दी से, लंबा चलता है। कहाँ से आया वो वैरायटी? विदेश से। देखो भाई, एक तो थे संकरण की कहानी, जो मेंडल की कहानी है कि इसके पुंगेसर उठाए और इसके परागकण उठाए और उसके वर्तिकाग्र पर डाल दिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो बने, क्या बोलते हैं, वामन पौधे, जो छोटे पौधे होते हैं ना, कम हाइट वाले और लंबे पौधे, उनके बीच संकरण करवाया। वो कहानी हो गई पुरानी। फिर कौन आता है? जीन की कहानी आती है। अब तुमने डीएनए वगैरह तो सीख लिया, डीएनए वगैरह, डीएनए देखा है कभी? फोटो में देखा है डीएनए। डीएनए निकालना बहुत आसान है, घर पे निकाल सकते हो आप, ठीक है। घर पे डीएनए कैसे निकालोगे? ऐसा करना, पपीता लेना या केला, जो इजीली मिल सके, क्योंकि अगर मैंने आपको पालक में निकालना बताया तो पालक में तो आप चटनी पीसोगे नहीं, इतने अच्छे होते नहीं बच्चे। केला, सीधी सी कहानी है। केला लेना, केले के टुकड़े करना छोटे छोटे, गोल गोल, जैसे चाट बनाते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक डालना, चुटकी भर, ठीक है। चुटकी भर नमक डालने के बाद ऐसा करना, उसको एक पॉलीथिन में, उसको एक पॉलीथिन में पैक करना। वो पॉलीथिन आती है ना एयर टाइट, जिप वाली, है ना वो। और उसमें डालना सर्फ का पानी, या तो सर्फ ले लेना, और सर्फ नहीं हो तो वो होता है ना, आप तो सर्दियों में कपड़े धुल रहे होंगे इजी से, इजी यानी लिक्विड डिटर्जेंट बोलते हैं उसको, वो डाल देना उसमें। इसको एयर टाइट करके उसे अंदर ऐसे मैश करना, ठीक है, पिलपिला करना, ऊपर से दबा दबा के हल्के हल्के हाथ से, वो फटनी नीचे पॉलीथीन, क्या फायदा फिर तो। जब वो पूरा जूस जैसा बन जाए, उसको छानना। छानने के बाद वो जो निकल के आया जूस, है ना, छानने के बाद जो मिला, उसको ऐसा करना, एक पेट्री डिश लेना। पेट्री डिश तो क्या, तुम ऐसा करना, कटोरी ले लेना, मतलब लंबी सी, हाँ वो हलवा प्लेट टाइप आती है, थोड़ी गहराई वाली। उसमें डालना सैनिटाइजर, पानी मिला के। और सैनिटाइजर नहीं मिलाना है तो सीधी सी बात है, अगर अवेलेबल हो अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल नहीं होगा, अब अल्कोहल तो हर किसी घर में नहीं होता, स्प्रिट होती है ना, स्प्रिट, सुन लो भाई, स्प्रिट क्या होती है? 100% अल्कोहल, उसका 5% सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, 5 से 10% सॉल्यूशन। यानी कि 10 ml आपने स्प्रिट ले ली, क्या ले ली? 10 ml स्प्रिट ली, और उसमें फिर 1 लीटर के बीकर में डाली, और फिर उसमें डिस्टिल वाटर मिलाना शुरू कर दिया। डिस्टिल वाटर मतलब सादा बढ़िया पानी, डिस्टिल वाटर वैसे होता अलग है, आइडियल कंडीशंस नहीं ले रहे, मैं तो आपको रफली बता रही हूँ।
साफ पानी इसमें डाल दिया, उबला हुआ पानी, मतलब उबाल करके ठंडा कर हो गया ना, वो पानी इसमें मिला देना 10 ml स्पिरिट के अंदर। इसको फैला देना इस पेट्री डिश में, और फिर धीरे धीरे किनारे से इसमें जो जूस निकाला ना अपने केले का, उसको धीरे धीरे डालना। थोड़ी देर बाद आपको ऐसे बड़ा सा धागा सा दिखाई दे जाएगा। इट्स योर डीएनए, इट्स योर नहीं, मतलब इट्स डीएनए ऑफ द बनाना। निकल गया डीएनए, है ना आसान? ना कोई लैब चाहिए, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए अलग से, सर्टिफिकेट कब चाहिए? जब पटाखे छोड़ने हो, ठीक है ना, कि हाँ भाई अब आग लगानी है, ये करना है, वो करना है। तो बड़े आसानी से आप लोग डीएनए देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए निकाला जाता है। डीएनए निकालने, और एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने खुद नहीं निकाला है, 12th वालों को जब प्रैक्टिकल करवाया था तो पिछले ही साल निकलवाया था, खूब बड़े। और बच्चों को एक बार सिखा दो ना, फिर उन्हें आदत पड़ जाती है, फिर वो केले का भी निकालते हैं, फिर वो नए नए फल लेकर के आने लग जाते हैं, क्योंकि फिर उन्हें एकदम अच्छा लगने लग जाता है। हाँ, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत तो है नहीं है, फटाफट बन जाता है ये। और 10 केले आए लैब में, 4 खाए, 6 का निकाल दिया सीधी बात है। तो कई बार हालांकि ऐसे, ये तो मजाक की बात है आपकी, इस तरीके से आप डीएनए आसानी से निकाल सकते हो। जब डीएनए निकल जाएगा तो इस डीएनए को अब आप नहीं कर पाते, इसके लिए फिर फर्स्ट क्लास लेबोरेटरी चाहिए आगे का जो काम है उसके लिए। एक सेल का, एक कोशिका से डीएनए निकाला और दूसरी कोशिका में डाल दिया, तो डीएनए में ही आपने पढ़ लिया डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, उस आरएनए से प्रोटीन बनेगी। वो प्रोटीन ही तो गुण है, जो भी किसी की कोई क्वालिटीज है तो वो किसकी वजह से है। हम कहते हैं ना, उसको गुस्सा बहुत तेज आता है किसी को, तो गुस्सा कब तेज आएगा, जब डोपामाइन ज्यादा तेज रिलीज होगा ब्रेन में से। डोपामाइन क्या है? केमिकल। केमिकल क्या है? हाँ, प्रोटीन नहीं है तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड कुछ तो मिला होगा उसमें, और वो भी कहां से आया? यहीं से बना होगा, आरएनए से। आरएनए कहां से बना? डीएनए से। तो जैसा डीएनए वैसे ही तो हम, ऐसे ही तो, जैसे पेरेंट्स वैसे हम, इसीलिए तो है। तो अब ये जो बात है इसे क्या बोलेंगे हम? इसी चीज को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बस यही करना है, जीन का हेर और फेर, ठीक है ना। जीन इसकी उठाई उसमें डाली, उसकी निकाली इसमें डाली, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है ना। अब उसकी पूरी प्रोसीजर, ये तो आपको एक आइडिया दिया कि बायोटेक्नोलॉजी में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा भाई, आलू के जीन निकाले आपने, कहां से निकाले? आलू को क्या कहते हैं? पोटैटो। और टमाटर को क्या कहते हैं? टमाटो। इसके जीन निकाले, इसमें डाले तो क्या बन गया? टमाटो में डाला ना तो पोमैटो बन गया। यानी ऐसा टमाटर जिसमें ऊपर, जिसमें कुछ जीन आलू के हैं, तो आलू लंबा चलता है और इसका सोल बहुत मोटा होता है, कवर बाहर का, इसका भी कवर बहुत मोटा है, ज्यादा लंबा चलेगा। तो ये है पोमैटो। जो वो बोल रहे हैं कि वैरायटी टमाटर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब वो पोमैटो बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, कई बार कुछ विदेशी ठंडे इलाकों में जो टमाटर होते हैं वो भी लाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर टमाटर पोमैटो ही है। अगर टमाटो की जीन पोटैटो में डाल दी तो उसे कहते हैं टोपैटो। यानी ऐसा आलू जो थोड़ा खट्टापन लिए हुए होगा, वैसे भी सर्दियों के बाद मीठे मीठे आलू लगते हैं, लोग खाना छोड़ देते हैं, कोल्ड स्टोर के आलू बोलते हैं जब नहीं मिलता है तो उसके लिए बनाएगा टोपैटो। यानी कि टमाटो में से पोटैटो के अंदर क्या डाल दिया? जीन डाल दिए, डीएनए डाल दिया। डीएनए मतलब पूरा डीएनए नहीं डालते, कुछ टुकड़ा डाल दिया। अब क्या हो गया? टोपैटो बन गया। और ये क्या करेगा? थोड़ा खट्टा होगा, थोड़ा सा मुलायम होगा और बढ़िया होगा, एकदम अच्छा सा, ठीक है, ज्यादा छीलना मिलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके का टोमेटो और पोमेटो बनते हैं, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? अच्छा, हाँ हाँ, कम 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 बना ना, डोपामाइन कम बना तो उसको खुशी हो जाएगी, वो सॉरी, डोपामाइन कम बना तो गुस्सा ज्यादा आएगा। डोपामाइन ज्यादा रिलीज हो गया तो उसको कई बार खुशी में भी, एक्साइटमेंट में भी इंसान उटपटांग काम कर देता है, गुस्सा नहीं आएगा, उसको खुशी महसूस होने जाएगी जब डोपामाइन ज्यादा रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें, क्योंकि कई बार जो मेंटल डिसेबिलिटी के पेशेंट्स होते हैं उन्हें डोपामाइन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जानबूझ करके, ठीक है ना।
तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। आई बात समझ? इसके जीन निकाले, उसमें डाले। ऐसे ही एक सुना होगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या है, ऐसा नहीं है कि वो गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं इसलिए उसे गोल्डन राइस कह दिया। गोल्डन राइस को गोल्डन राइस तब कहते हैं जब उसके अंदर गाजर से निकाला गया है, कैरेट, कैरेट से क्या निकाला गया, विटामिन ए, और चावल के अंदर डाल दिया। तो भाई हम दालें क्यों खाते हैं बताओ? जिससे प्रोटीन मिले। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, ठीक है। इसीलिए सोयाबीन की कल्टीवेशन को लेकर के सोया सॉस की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, जल्दी जल्दी में सब उल्टा हो गया। वरना आइडियल कंडीशन क्या कहती है कि सुबह का नाश्ता होना चाहिए राजाओं जैसा, खूब बढ़िया घी के फर्स्ट क्लास पराठे, ठीक है ना। फिर दोपहर में होना चाहिए मध्यम वर्गीय परिवार का भोजन, जिसमें सलाद हो एक मिठाई हो तो ठीक है, रोटी वगैरह चपाती सब्जी ठीक था। और रात का खाना होना चाहिए बिल्कुल गरीबों जैसा, पूरा नहीं खाना चाहिए रात को। दूसरी चीज, हैवी चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ठीक, दलिया वगैरह खाओ नॉर्मल, बिना चुपड़ी रोटी वगैरह, वो होती है सही लाइफ स्टाइल। लेकिन अपने यहाँ सब उल्टा हो गया, सुबह स्कूल कॉलेज भागने की जल्दी है, कुछ खाया तो खाया, नहीं तो चलते बने। दोपहर में कुछ मिल गया इधर उधर का खा लिया, ठीक है, टिफिन है तो है, नहीं तो 3 बजे शाम को जाके खा रहे। फिर रात को खाते हैं बढ़िया एकदम, पालक पनीर मटर पनीर दबा के बढ़िया। तो हो गया ना सब उल्टा, इसीलिए जिंदगी सही नहीं चल पा रही है, सब उल्टा उल्टा खा रहे हैं। तो अब क्या है, खाना पीने का नाश्ते के लिए बनाने का टाइम है नहीं। जब बनाने का टाइम नहीं है तो क्या किया जाए, सोया सॉस यूज किया जाता है। क्या? सोया सॉस, ठीक है, वही फैला लिया बर्गर वगैरह के ऊपर। हाँ नमस्ते भाई जितेंद्र, नमस्ते। तो अब क्या हो गया, सोया सॉस वगैरह को क्या किया, इस तरीके से फ्रूट दूसरी चीजों में जैम वगैरह के साथ ऐसे यूज कर लिया, तो उससे क्या होगा, प्रोटीन वगैरह की डाइट की कमी की पूर्ति हो गई। अब जब पूरी डाइट हो जाएगी तो सोया सॉस उगना भी तो चाहिए, सोया सॉस बनाने के लिए सोयाबीन उगना चाहिए। सोयाबीन उगने के लिए क्या किया जा रहा है, अमेजोन के जंगल काटे जा रहे हैं। अमेरिका के अमेजोन नदी के किनारे जंगल है, उसका नाम क्या है, अमेजन जंगल। उसका पूरे अर्थ की 20% ऑक्सीजन वही देता है, इसलिए उसे लंग्स ऑफ अर्थ यानी धरती का फेफड़ा कहते हैं। लेकिन उनको काट दिया जा रहा है जिससे सोयाबीन की खेती हो सके। समझ में आई बात? तो इस तरीके से क्या है कि क्यों, जब भाई दाल की जीन चावल में मिला दी जाएगी तो अलग अलग दाल और चावल नहीं बनाने पड़ेंगे ना, एक ही चावल छौकी एक काम हो गया। क्योंकि लोगों को टेस्ट से ज्यादा अब जरूरत क्या है, डाइट की, न्यूट्रिशन की, पोषण की जरूरत है, पोषण नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए भी जैव प्रौद्योगिकी काम में आ रही है। बहुत सारी दवाइयां, जैसे डायबिटीज के पेशेंट को, क्या है डायबिटीज की कहानी, क्या होता है डायबिटीज, मधुमेह रोग, 2 तरीके का होता है। बोलो, बन गई एलिमेंट्री के नाम, क्या है ये बॉटनी में क्या पढ़ रहे हैं हम, हैं? देखो भाई, बॉटनी में पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये क्या होता है, अग्न्याशय। क्या है ये, अग्न्याशय। अग्न्याशय का मतलब क्या होता है, पेनक्रियाज, ठीक है। अब उस पेनक्रियाज के अंदर क्या है, ये तो क्या है, अंग है, अंग के अंदर क्या होते हैं, ऊतक होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं लैंगरहैंस की दीपिका है, लैंगरहैंस की
दीपिकाएं, दीपिकाएं नहीं, सुनाई देता है मुझे। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसलेट्स छोटी छोटी, तो उसमें भी फिर कोशिकाएं होती है। ये तो हो गया अंग, ये हो गया ऊतक, और इसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा। ये कहानी बंद करो, अल्फा बीटा गामा, ये फिजिक्स में है, ठीक है। एक लय में चलते चले जाते हैं बच्चे, नहीं सोचते कि कुछ नया भी मिल सकता है। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा इन कोशिकाओं के नाम दिए गए हैं। तो अल्फा सेल क्या करती है? ग्लूकागॉन का स्रावण करती है। इसका ग्लूकागॉन का। ये ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा देता है। क्या करेगा? बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन का स्रावण करती है। और इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल कम करता है। डेल्टा जो है ये इन दोनों को कंट्रोल करती है कि अब तुझे एक्टिव होना है, अब तुझे एक्टिव होना है, अब तू रुक जा, अब तुम रुक जाओ। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से ये क्या है? ग्लूकागॉन और इंसुलिन क्या है? हार्मोन। अब हार्मोन कहां से स्रावित होंगे? यहाँ अग्न्या से स्रावित होगा। जो भी हमने खाया पिया पचाया वो क्या होगा भाई? यहाँ से मथा गया, फिर यहाँ से इसमें जूस वूस मिल गए, यहाँ पे इसे एब्जॉर्ब अवशोषित किया गया। अवशोषित करने के बाद कहाँ भेजा जाएगा? रक्त के अंदर। यहीं से रक्त कोशिका, रक्त में भेजा जाएगा, ब्लड वेसल्स होती है। जब रक्त में घुल जाएगा फिर क्या होगा? रक्त के अंदर क्या बनेगा? बहुत सारी जो कार्बोहाइड्रेट है वो पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होती है, और हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पाई जाती है, ठीक है। ज्यादा जमा होगी तो लिवर में, बच गई तो मसल्स में। जिसने खाया पिया लगा दिया वो मोटा नहीं होता कभी। कहते हैं ना बहुत सारे लोग खाते ही रहते, दिन भर खाएंगे पर फिर भी मोटे नहीं हो पाते हेल्दी। क्यों? खाया पिया लगा दिया, वर्कलोड है उसका, ठीक है। एक पहलवान की डाइट देखो जो ओलंपिक्स वगैरह में या कहीं भी मेडल जीत के लाते हैं, शरीर है लेकिन मोटापा नहीं है। लेकिन दूसरा, खाए जा रहे हैं, एक्सरसाइज कुछ है नहीं है, भर दिया, लोड हो गया, लगा कहीं है नहीं, तो क्या होगा? कई बार बहुत सारे लोग दूसरे थायराइड वगैरह की बीमारी की वजह से भी बेवजह फूल जाते हैं। वो मोटापा अपने आप में फिर एक अलग समस्या है, तो हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम बॉटनी वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्च पौधों में ग्लाइकोजन जंतुओं के अंदर हो गया। अगर ये शुगर की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। लेकिन अगर इंसुलिन कम स्रावित होगा तो फिर क्या होगा? इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं बाहर से, जिससे शुगर लेवल कम हो जाए। 85% जो पेशेंट्स हैं उनमें इंसुलिन की कमी की वजह से ही डायबिटीज होती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें ग्लूकागोन की कमी की वजह से शुगर लेवल कम रह जाता है। इंसुलिन तो स्रावित हो रहा है कम करने के लिए, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। बढ़ाने वाला ये है, तो बढ़ नहीं पाएगा तो उसको फिर ऐसे भी मधुमेह के, कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें चीनी खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि उनमें एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया। और जब इसका ग्लूकोज बार बार कम होता चला जाएगा तो कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं होगा तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी नहीं बनेगी। इसलिए ये क्या करता है? इसलिए इंसुलिन की बाहर से सप्लाई की जाती है। दूसरी बात, इसीलिए कहा जाता है कि मधुमेह के रोगियों को हर 2 घंटे 2.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर ये आमाशय काम करना शुरू कर देता है, जो भी खाया था उसे पचाना शुरू कर देता है। तो ये खाली हो गया, फिर कार्बोहाइड्रेट कम रह जाएगी। इसीलिए एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा, अब ये रूल कर दिया है कि अगर आप डायबिटीज के कोई पेशेंट है तो उसको पहले सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, चाहे कंपटीशन एग्जाम ही क्यों ना हो। ट्रांसपेरेंट बोतल के साथ साथ वो बनाना वगैरह लेकर के जा सकते हैं, एप्पल वगैरह लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनका भाई 3 घंटे से कम का कोई पेपर नहीं होता जनरली, और 2 घंटे में उन्हें तो खाना है, ठीक है। तो बाकी का 1 घंटे में तो उनकी क्या एनर्जी लेवल होगा, इसलिए उन्हें खाने की मतलब बोल दिया जाता है। ट्रांसपेरेंट बिस्किट वगैरह के पैकेट जो भी वो ले जाना चाहें, मतलब नॉर्म्स होती है उसकी, उस हिसाब से। पता लगा तुम ओरियो के बिस्कुट ले जा रहे हो, डायबिटीज के पेशेंट खाएगा ही क्यों उसे, ठीक। तो इंसुलिन की कमी को रोकने के लिए क्या किया गया? बाहर से हमने इतनी आसानी से कह दिया बाहर से इंसुलिन लगा देते हैं। बाहर से इंसुलिन कहां से आया? पिग होता है ना, पिग, ठीक है, पिग, हाँ। तो पिग के अग्न्याशय में से निकाला जाता था और फिर मनुष्य को लगाया जाता था इंजेक्शन में भर के। देखो भाई, साइकोलॉजी बड़ी भयानक चीज होती है, अच्छी भी होती है,
अगर आपने सोच जैसे कभी बचपन में एक स्टोरी पढ़ी हो, अगर सीबीएसई के स्टूडेंट रहे हो तो, द लास्ट लीफ, इंग्लिश में थी, कोई बात नहीं, आरबीएसई को कोई बात नहीं, पढ़ी भी होगी तो याद नहीं होगा। साइकोलॉजी में ये है, जब तक पता नहीं होता ना इंसान को तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ चीज का पता लग जाता है, जैसे खा ली आराम से फर्स्ट क्लास खाए जा रहे हो खाना, बढ़िया बढ़िया स्वाद ही स्वाद में, फिर पता चला आप आपको पता है आप वेजिटेरियन हो, लेकिन किसी ने आगे बोल दिया कि इसमें ना अंडा था, फिर देखो उनकी हालत। पता नहीं थी तब तक खा लिया कोई बात नहीं, या तो किसी किसी को टेस्ट वेस्ट का पता लग जाता है, लेकिन जो नए न्यू कमर हुए ना, फ्रेशर वेजिटेरियन, नए बच्चे जो 10-15 साल के, आइडिया उन्हें पता नहीं होता कि इसमें एग है या नहीं है, लेकिन खा लिया, फिर बाद में कहेंगे ओ उसमें ये था वो था, फिर उनको वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कुछ इंसुलिन के पेशेंट्स के साथ हुआ, जब तक उन्हें पता नहीं था कि इंसुलिन पिग में से निकाल के लगाया जा रहा है, तब तक तो ठीक था मामला, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चल गया तो फिर उनमें एलर्जी हो गई, और इंसुलिन कई बार मैच नहीं भी करता था किसी का, ठीक है, पिग का इंसुलिन उनकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती थी, काम नहीं करता था ठीक से, और बाकी एलर्जीज हो जाती है। तो इसके लिए एक कंपनी थी एली ली, एली ली, एली ली कंपनी थी। उस कंपनी ने क्या किया, ये देखा कि भाई ये क्या है, जनरली इंसुलिन हर हार्मोन प्रोटीन नहीं होता, ये याद रख लेना, हर एंजाइम तो प्रोटीन होता है, बट हर हार्मोन प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट या फैट वगैरह भी कई बार प्रोटीन की तरह, वो सॉरी हार्मोन की तरह काम करते हैं, लिपिड वगैरह भी कुछ। तो क्या हुआ, एक होती है ए पॉलीपेप्टाइड, दूसरी होती है बी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब इस ए और बी पॉलीपेप्टाइड की बनती है अग्न्याशय में ऐसे, ए बीच में सी और फिर ये बी, ये ऐसे बनती है, क्योंकि ये इसके आसपास नहीं बनती, इन दोनों के बीच में सल्फर बॉन्ड ऐसे बनना चाहिए, तब ये पूरी इंसुलिन बन पाएगा। ये है इंसुलिन की केमिकल स्ट्रक्चर एक तरीके से, समझ आई बात। अब ये बनने के लिए होता क्या है, इसमें ये ए है यहाँ, ये बी है यहाँ, और बीच में ये जो है सी, वो ऐसे घूम जाती है, तब इसके आमने सामने की कहानी शुरू होती है, फिर ये सी हट जाती है और ये पूरी बन करके ऐसे तैयार हो जाती है। आई बात समझ। एलीली कंपनी ने कहा सी का क्या समस्या है, ये सी हम नहीं ले रहे, हम तो ऐसा करते हैं सीधे ए बनाओ, क्या है अमीनो अम्लों की श्रृंखला ही तो है प्रोटीन, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, सीधी बात है, साइंस वालों के लिए कौन सी बड़ी चीज है। अभी अमीनो अम्ल जोड़ दिए, उसके अमीनो अम्ल का क्रम पता चलना चाहिए, जोड़ दिए, बी वाली में भी जोड़ दिए, इनके बीच में सल्फर के कॉम्बिनेशन करवा दिए। ह्यूमन मेड इंसुलिन वाज नॉन एज हिम्यूलिन, क्या बोला गया, हिम्यूलिन, और इसको डाला जाने लगा है अब, इट इज द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आगे बात समझ में, इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ने प्रयोग किया है, और दवाई बनी कि नहीं बनी। कोई भी बैक्टीरिया है या किसी भी जीव के अंदर से, ऐसे आपने पढ़ा होगा बीटी कॉटन, बीटी कॉटन बैसिलस थुरिंजिएंसिस की कहानी थी पूरी, ठीक है ना। अच्छा, उसकी भी कहानी पढ़ेंगे अभी, इतना समझ आया। हिम्यूलिन वगैरह कभी कभी नोट कर लिया करो, क्योंकि हर चीज नोट्स में मिलेगी, गलत फहमी में हो, क्योंकि भाई नोट्स भी तो किसके हैं, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के ही तो है वो। अब उन बच्चों ने अगर नहीं लिखा या एक दिन वो नहीं आए तो फिर कहाँ से लिखा होगा, ठीक है। तो इसलिए तो अब आगे बात करते हैं हम, क्या हिम्यूलिन के बाद आगे बायोटेक्नोलॉजी, मतलब पहले ये समझो बायोटेक्नोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी की, ये पूरी कहानी है। इसमें देखो भाई, एक पादप कोशिका है, अच्छा चलो पहले बीटी कॉटन पढ़ते हैं, पूरी बायोटेक्नोलॉजी अपने आप समझ में आ जाएगी तुम्हें, एक बीटी कॉटन से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बीटी कॉटन, बी कहां से आया, बैसिलस, टी कहां से आया, थुरिंजिएंसिस, अलग अलग अंडरलाइन क्यों किया, ये क्या है वंश और वो क्या है जाति, टैक्सोनॉमी का रूल है,
वंश और जाति को अलग अलग लिखते हैं और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, जिससे पता चले। ठीक है, या तो फिर लैटिन में लिखना सीख लो, मतलब ग्रीक लैंग्वेज या इटालियन भाषा में लिखना सीख लीजिए। अब वो तो हम हैंड राइटिंग से सीख नहीं सकते, कंप्यूटर में हो तो बोल्ड इटैलिक्स जैसा चाहो वैसा करवा दो। जब खुद लिखते हैं तो इसको अलग अलग अंडरलाइन इसलिए किया जाता है, उसे बेस पता चले कि ये वंश है और वो जाति है। अब आगे बैसिलस थुरिंजिएंसिस हो गया, बीटी कॉटन से अब ये कैसे बना? बीटी तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्या था? एक जीवाणु था। इस जीवाणु के अंदर डीएनए होगा ना, इस डीएनए के अंदर एक विशेष टुकड़ा था डीएनए का क्रियाकारी टुकड़ा ही जीन बोला जाता है। जीन की कोई बहुत विशाल परिभाषा नहीं, ठीक है। पूरे डीएनए का जो हिस्सा प्रोटीन बनाने में काम आएगा वही जीन कहा जाएगा। अब चाहे वो खुद जीन बनाने के लिए काम में आए, चाहे वो खुद आरएनए बनाए प्रोटीन बनवाए, चाहे वो आरएनए बनाने वाले जीन की हेल्प करे। ओपेरॉन वगैरह पढ़े है ना, कल ही पढ़े, फ्रेश एकदम दिमाग में। तो इस तरीके से डीएनए का एक टुकड़ा था, उसका नाम था क्राइजीन। इसको नाम क्राई क्यों कहा गया ये आगे पढ़ोगे। क्राइजीन ऐसा जीन जिसको अगर इस क्राइजीन से बनी हुई प्रोटीन को अगर कोई कीट खा जाए तो उसकी आंतों में छिद्र हो जाते हैं और वो रो रो करके मरेगा। अब रोएगा या नहीं रोएगा ये तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन सोचो कि कोई चीज मुंह में गई और फिर अंदर से एलिमेंट्री कैनाल फटने लग गई। इमेजिन करके देखो, उस दर्द को महसूस करके देखो, कितना भयानक दर्द होगा उसको। वो कीड़ा मर जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से अब उसे मार तो वो पानी मांगने लग जाता है, अब पानी मिल गया तो वो फिर ठीक भी हो जाता है। इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिले थे महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए।